లోక్సభ సమావేశాలని లైవ్ లో చూద్దాం। हाँ बोलिए। हाँ बोल बैठिए, आप मेरी मत कीजिए। नो, आप बड़ी विनम्रता की तहत एक छोटी सी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुमोटो स्टेटमेंट चलिए सर। आसमान तो एक मिनट बताइए, बैठिए सर, आपकी बात आसमान सुनी तो मैंने, टूट अब नहीं बैठिए। पड़ेगा। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो उस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन के उपनेता ने भीड़ में कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है और हम अध्यक्ष पी से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है ये चर्चा आप से क्यों सदन भाग रहे हैं? चलाएं। देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर। ये क्या हाँ, चल रहा चर्चा है? होगी। जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा पूरा होगी। इस तरह के पूरा हमारा चर्चा संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट का बातचीत से ही सर मैं रिकॉर्ड समस्या का समाधान होगा। नॉर्थ ईस्ट के एमपी जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, बावजूद भी उस पर चर्चा से समाधान निकलेगा। इनका मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य दुरुद्देश्य मैं आपका आग्रह मान रहा हूं, सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूं, मैं सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्यों ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है।
पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह डामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजाति मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें उसमें सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, जैसे मैंने उत्तर में ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है, उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे, संरक्षण संबंधी उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है, उसमें जनजातीय क्षेत्रों के भाषाओं को संवर्धन और ऐसे चीज़ों को जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीज़ों को राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्र पर भी
केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43 श्री सुनील गुप्ता जी, प्रश्न क्रमांक 43 सर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द सर। अन्य सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,649 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू के बाद किसान हो या प्राइमरी लेंडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, रिव्यू कैसा परफॉर्मेंस बढ़े इसलिए काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की है और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है क्या कि जो लोन जिस उद्देश्य से लिया है वह नीचे रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कोई खाका तैयार है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग अलग स्कीम्स चालू किया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं, मुद्रा लोन हो या स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसी के माध्यम से छोटे उद्योग या बड़े उद्योग को वित्त मिलता है, अर्थ मिलता है और उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। अगर मैं बताना चाहूँगा तो एमएसएमई के माध्यम से अराउंड 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ है। मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे और जैसा प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोजगार सम्मेलन ले रहे हैं, वैसा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को उनका फायदा हो रहा है। धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में अपने देश ने 1 ट्रिलियन रुपए का शानदार मुनाफा अर्जित किया है। बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज। అటు రాజ్యసభలోనూ మణిపూర్ మంటలు ఆగలేదు. చైర్మన్ చెప్పిన సభ్యులు పట్టించుకోకపోవడంతో సభను వాయిదా వేశారు. Notices under Rule 267, 27, Shri
मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉक्टर जॉन बिटास, श्री सिंह, Take your seat. Take your seat. Take your seat first. No. Mr. Derek O'Brien. Mr. Derek O'Brien, take your seat. You are challenging the chair. You are challenging the chair. No. 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 The House stands adjourned to meet at noon today. మణిపూర్ మంటలు ఆరడం లేదు. దీనిపై చర్చ జరిపి తీరాల్సిందే అని విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభలో ఇదే అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. మరోవైపు పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు ప్రతిపక్ష నేతలు గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. మణిపూర్లో హింసను అరికట్టడంలో మోదీ సర్కార్ ఘోరంగా విఫలమైందని నేతలు ఆరోపించారు. ఇదిలా ఉంటే బీజేపీ ఎంపీలు కూడా గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఆందోళన చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్లో మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వీటిపై పార్లమెంట్లో చర్చించాలని డిమాండ్ చేశారు. అవి చర్చకు రాకుండా ప్రతిపక్షాలు సభను అడ్డుకుంటున్నాయని బీజేపీ నేతలు ఎంపీలు మండిపడ్డారు. మొత్తం మీద పోటాపోటీ ఆందోళనలతో పార్లమెంటు ప్రాంగణం రాజకీయంగా వేడెక్కింది. పార్లమెంట్లో మణిపూర్ మంటలు, ప్రతిపక్షాల ఆందోళనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అడిగి తెలుసుకుందాం. కృష్ణ, చెప్పండి పూర్తి వివరాలు. నరేష్, పార్లమెంట్ లో మణిపూర్ మంటలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. గత 20వ తారీఖు ప్రారంభమైనటువంటి పార్లమెంట్ లో అసలు 2 రోజులు 20, 21 2 రోజులు కూడా మణిపూర్ కారణంగానే ఉభయ సభలు కూడా స్తంభించిపోయాయి. ఈ రోజు పార్లమెంటు ఆవరణలో పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు అయితే జరిగాయి. అటు ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు, అదేవిధంగా ఎన్డీఏకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు, వీళ్ళిద్దరూ పోటాపోటీగా పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఉన్నటువంటి గాంధీ విగ్రహం ముందు నిరసన చేపట్టారు. నేతలు, అదేవిధంగా బీజేపీ, ఎన్డీఏ ఎంపీలు వీళ్ళంతా కూడా పార్లమెంట్ ఆవరణ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. పార్లమెంట్ వేదికగా మణిపూర్ అంశంలో మోదీ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు విపక్షాలన్నీ కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాయి. ఈ రోజు ప్రారంభమైన ఈ యొక్క సమావేశాల్లో లోక్సభ ప్రారంభమైన వెంటనే మణిపూర్ మీద చర్చ జరగాలి. ప్రధాని మోదీ దీనిపైన అసలు ఒక ప్రకటన విడుదల చేయాలి అంటూ ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మణిపూర్ లో ఏం జరుగుతున్నదో ప్రధాని మోదీ ప్రకటన చేసేలా ఒత్తిడి పెంచేందుకు నిరసనకు దిగుతున్నట్లుగా కూడా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు తెలియజేశారు. మొత్తం మణిపూర్ ఉదంతం పైన ఉభయ సభలను కూడా స్తంభింపజేయాలని ఇండియా ఎంపీలంతా కూడా నిర్ణయించారు. పూర్తి స్థాయి చర్చ జరగాల్సిందే, సభలో మోదీ సమాధానం చెప్పాల్సిందే అంటూ ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు అందరూ కూడా గలమెత్తుతున్నారు. ప్రధాని సమక్షంలోనే చర్చ జరగాలి, మణిపూర్ పై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానాలను కూడా ఇటు ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పార్టీలు కూడా వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చాయి. సభ్యులు ఇచ్చినటువంటి నోటీసుల పైన స్వల్పకాలిక చర్చకు అటు లోక్సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ చైర్మన్ అంగీకరించినప్పటికీ కూడా ప్రధాని స్వయంగా ఈ చర్చలో పాల్గొనాలి, ప్రధాని దీనిపైన ఈ యొక్క వివరణ ఇవ్వాలి అంటూ రాజ్యసభలో రూల్ నెంబర్ 267 కింద ఈ సభా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిలిపివేసి మణిపూర్ మీద చర్చ జరపాలని పట్టుబడుతున్నారు. కానీ అందుకు రాజ్యసభ చైర్మన్ నిరాకరించారు. మొదట నిరాకరించినప్పటికీ కూడా తర్వాత 267 కింద దీనిపైన చర్చ జరగడానికి అంగీకరించిన ప్రతిపక్షాలు మాత్రం వాళ్ళ ఆగ్రహాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. సో మరోపక్క అంటే ఇటు మణిపూర్ మీద విపక్షాలు దాడి చేస్తున్నటువంటి దాడికి ప్రతిదాడి ఎన్డీఏ ఎంపీలంతా కూడా చేస్తున్నారు. బెంగాల్లో ఇటీవల మహిళలపై జరిగినటువంటి హింస, రాజస్థాన్ లో కూడా జరిగినటువంటి మహిళలపైన హింస, వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలపై కూడా చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటూ కౌంటర్ గా ఎన్డీఏకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు ఈ రోజు పార్లమెంట్ బయట లోపల నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మొత్తానికి పార్లమెంట్ అయితే
అట్టుడిగిపోతుందనే చెప్పొచ్చు. ఇటు మణిపూర్ సంఘటనలతో పాటు ఇటు రాజస్థాన్, బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులపై కూడా చర్చ జరపాలని పట్టుబడుతున్నారు. కానీ ఈ వారం అంతా కూడా ఇదే విధంగా జరిగితే వచ్చే వారం అంటే ఆగస్టు 11వ తేదీ వరకు కూడా ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరపాలని నిర్ణయించారు. కానీ మణిపూర్కి సంబంధించిన అంశంపైన వీటన్నిటిపైన కనుక ఇవే జరిగితే కేవలం ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ సంబంధించినటువంటి బిల్లును మాత్రం ప్రవేశపెట్టి ఆ తర్వాత ఆగస్టు మొదటి వారంలోనే ఈ యొక్క సభలను వాయిదా వేయాలని కూడా అధికార పక్షం భావిస్తున్నట్టు